हेलो दोस्तों। आज की क्लास हमारी बड़ी ही शानदार होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे टीडीएस, जो कि एक बड़ा ही सेंसेशनल टॉपिक है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी सारे लोगों का टीडीएस कटता है जिसका वो रिफंड नहीं लेते। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा भी है कि क्या आप अपना रिफंड लेते हो। तो इसका रीज़न हमें पता चल जाएगा कि क्यों हमने ये लिखा है कि रिफंड कई बार लिया नहीं जाता जबकि कटता है हमारे आसपास, या हमारा खुद का भी कटता है टीडीएस। अब इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे कि क्या है टीडीएस, क्यों कटता है, कब कटता है, काटने वाले ने कितना काटना है, उस पर भी कुछ रूल्स होंगे तभी तो वो काटता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें वो काटने के बाद क्या करेगा, क्या अपने पास रख लेगा? नहीं, वो सरकार को डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें कि भाई डिपॉजिट करवाने के बाद क्या वो सरकार को कुछ ब्यौरा भी देगा कि हाँ मैंने टीडीएस काटा था और वो जमा करवा दिया टाइम पे और सही से जमा करवा दिया। ठीक है जी। उसके बाद वो काटने के बाद हमें भी कुछ प्रमाण देगा, यानी प्रूफ देगा कि मैंने जो आपका टीडीएस काटा था वो मैंने सरकार को जमा करवा दिया। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है कि टीडीएस है क्या। तो टीडीएस बेसिकली आप देखिए, टीडीएस क्या है? टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है, जो कि सोर्स पे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो उसका सोर्स है वहीं पे जो इनकम का सोर्स, यहाँ जो सोर्स वर्ड यूज किया है वो इनकम की बात की गई है। तो इनकम का जो सोर्स है वहीं पे टीडीएस काट लिया जाए, तो इसलिए उसको बोला गया टैक्स डिडक्टेड। इसको आप यूज कर सकते हैं इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो सोर्स है वहीं पे टैक्स काट लिया जाएगा, इसलिए इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नाम दिया गया है। तो इससे पहले कि हम टीडीएस के बारे में चर्चा करें, हम ये जान लें कि टैक्स आखिर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि टैक्स होता है एक तो डायरेक्ट टैक्स, जिसका टैक्स है उसी ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करवाना है। ठीक है जी। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी गवर्नमेंट चार्ज किससे करती है? चार्ज करती है किसी ए से, यानी ये कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है जी। वो बेचता है आगे होलसेलर को, वो बेचता है रिटेलर को, और फाइनली वो बेचता है कंज्यूमर को। तो जो कंज्यूमर है, जो जीएसटी है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी है, इसलिए हम जीएसटी बोल रहे हैं कि जो जीएसटी है वो जेब से जाएगा इसकी से, लेकिन इतने लोगों के थ्रू जाएगा। ये अपना पोर्शन देगा सरकार को, ये भी अपना पोर्शन देगा सरकार को, मतलब सारे कलेक्ट करेंगे। लास्ट में जाएगा किसकी जेब से? कंज्यूमर की जेब से। जबकि इनकम टैक्स यानी जो डायरेक्ट टैक्स है जिसके ऊपर लगा है उसी की जेब से जाना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आसान है कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए। क्यों? बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, जैसे जो कंपनियां हैं, कंपनियां डरती हैं कि भाई अगर हम कोई कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो हम पे कोई गाज ना गिर जाए, हमारे ऊपर कंपनी कोई एक्शन ना ले ले, तो सॉरी गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले ले, तो इसलिए ये अपने लेवल पे पूरा जमा करवाती हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो टैक्स इनकम टैक्स है उसके लिए भी ऐसा ही प्रावधान बना दिया कि जो सोर्स है इनकम का, जो छोटे छोटे लोग हैं जो बेचारे खुद नहीं जानते या जानना चाहते नहीं है, वो बचना चाहते हैं कि मेरे तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही आए हैं तो मैं क्यों दूं टैक्स, या जरूरत ही क्या है, 6 लाख ही तो आए हैं। 5 लाख तक पे तो मेरा सीए बोलता है या मेरे आसपास के सारे लोग बोलते हैं कि टैक्स लगता ही नहीं है। जबकि अगर 6 लाख आए हैं तो 2.5 लाख के ऊपर जितना भी है अमाउंट उस पर टैक्स लगेगा। तो अब इसको सरकार एक एक को कैसे पकड़े? तो इसीलिए ये रूल बन गया कि यार ऐसा है, इन सबको इंडिविजुअली पकड़ने की बजाय जो इनका सोर्स है, यानी किसी ने अपनी बिल्डिंग दे रखी है किराए पे किसी कंपनी को या किसी बड़े बिजनेसमैन को। अब बिग ऑर्गेनाइजेशन लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो नॉर्मली कंपनियां हैं और बैंक है, इनको तो काटना ही काटना है टीडीएस। इंडिविजुअल और एचयूएफ को सिर्फ तब काटना है जब उनके खाते ऑडिट हो। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, यानी जो छोटे मोटे इंडिविजुअल्स हैं उन सबको नहीं काटना होता टीडीएस। हाँ जी। तो यानी टीडीएस इसीलिए जो सोर्स है इनकम का उसी पे काटने का गवर्नमेंट ने
तय कर लिया कि ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बड़ी कंपनीज को पकड़ना आसान है, इनको ये बोलना कि अगर तुमने जितने भी खर्चे करे हैं उस पे टीडीएस नहीं काटा तो आपके वो खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे, आप पे ज्यादा टैक्स लग जाएगा, टैक्स नहीं काटोगे तो आपकी गलती सिर्फ इतनी सी होगी कि किसी दूसरे का टैक्स था, आपने काट के सिर्फ हमें जमा कराना था, लेकिन उस पर भी आप पे इंटरेस्ट भी लग जाएगा, पेनल्टी भी लग जाएगी। और कुछ लोग तो ज्यादा सियाने बनते हैं जो टैक्स काट लेते हैं लेकिन जमा नहीं कराते, तो उनको तो जेल भी हो जाएगी। बहुत हार्श प्रोविजंस हैं टीडीएस के, इसलिए हर व्यक्ति हर ऑर्गेनाइजेशन उससे बचना चाहती है तो वो काट ही लेती है। तो सोर्स पे टैक्स कलेक्शन का ये इजी फंडा है गवर्नमेंट के लिए भी, तो वो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कई बार यहाँ ज्यादा कट जाता है, लेकिन वो वापस मिलने का भी एक प्रोसेस है, आप अपनी आईटीआर भरें और वापस ले लें। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम इस क्लास में लास्ट में करेंगे। तो वन बाय वन अब कंप्लीट कर लेते हैं कि ये देखिए, जैसे ये तो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कंपनी में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से कंपनी सर्विस ले रही है। कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि मैन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई हमें किसी और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मेरा ये काम आप करवा दो, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, यानी 194 सी, इनके सेक्शंस बने हुए हैं, इसके लिए 192 है, इसका 192 सी है, 194 सॉरी 194 सी है। इसका रेंट, अगर रेंट पे मशीन लेते हो या बिल्डिंग लेते हो, कुछ भी लेते हो रेंट पे, तो 194 आई है। ऐसे करके सारे सेक्शंस है। एजेंट है 194 एच, इस पे टीडीएस कटेगा 194 एच में। प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सर्विसेज पे भी टीडीएस कंपनी काट लेगी, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि कौन कितनी रेट से टीडीएस काटेगा। कौन, तो हम क्या कह रहे हैं, हम पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि यहाँ तक का पोर्शन आप ये मान के चलिए, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट इस पे इम्प्लीमेंटेड है कि हम जो अकाउंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंट्स को ध्यान रखना है कि जब सैलरी कंपनी के बिहाफ पे आप दे रहे हो बाकी एम्प्लॉयज को अपने आप को, तो आप देखोगे कि अगर किसी की सैलरी 5 लाख से ऊपर है तो आपने टीडीएस काटना है। अच्छा, ये जो लिमिट्स है ये असेसमेंट ईयर 23-24 की है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जस्ट आप यूं कह लीजिए जो करंट ईयर है आपका, करंट ईयर, उसमें 1 साल ऐड कर दो, वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। लाइक अभी आप बात कर रहे हैं 22-23 में खड़े हैं आप, ठीक है जी। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 23-24। तो इसलिए असेसमेंट ईयर जिस साल की आप बात कर रहे हैं उससे अगला 1 साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। बस ये आप याद रखिए, ठीक है जी। तो अब कंपनी का जो अकाउंटेंट है, मैं उनको समझा रहा हूँ ये बात कि जब भी आप सैलरी पे करते हो तो 5 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है उनका आप टीडीएस काटेंगे। आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो आप उस पर टीडीएस काटेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो 1%, अदर होगा यानी कोई कंपनी होगी, फर्म होगी तो 2%, ठीक है जी। कब टीडीएस काटेंगे, अगर एक बिल उसका 30,000 से ज्यादा हो और पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो। सपोज एक बिल उसका 31,000 का है तो पूरा आप टीडीएस काटेंगे 1% या 2% से। अगर एक बिल 25,000 का है, 31 का ना होकर 25 का है, तो 25,000 के 4 बिल भी अगर हैं उसके तो जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की। ये मेरा मतलब है यहाँ पे कहने का। हाँ जी, उसके बाद हम आते हैं कमीशन पे। तो जो कमीशन एजेंट हमारे यहाँ, हो सकता है ना कि हम किसी से टिकट्स बुक करवाते हो, हम कोई हमें बायर पकड़ के लाके देता है, तो वो लोग क्या माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं। एजेंट वाला तो यहाँ पे आएगा ना, सॉरी, एजेंट हमारे बायर पकड़ के लाता है या कोई टिकट्स बुक करवाता है, ठीक है जी। तो जो भी एजेंसी का काम करेगा, एजेंट होगा हमारा, उस पर भी हम 5% टीडीएस काटेंगे अगर उसको हम 15,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं 1 साल भर में, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद हमारे हैं कि अगर हम रेंट देते हैं, रेंट किस किस चीज का अभी हमने बात करी थी पीछे, कि अगर प्लांट एंड मशीनरी का रेंट देते हैं तो ऑब्वियसली ये जो रेट्स डिसाइड की गई है ये नेचर ऑफ इनकम के ऊपर डिसाइड की गई है कि जो रेसिपिएंट है जिसको हम दे रहे हैं पेमेंट, उसके लिए वो जो पेमेंट है उसमें से वो कितना कमा पाएगा। तो आप देखिए कमीशन एजेंट, उसकी अच्छी खासी इनकम होती है, हालांकि वो खर्चे भी करता है। तो अगर हम 1 लाख रुपए उसको पे करते हैं तो सरकार मानती है कि वो कुछ कमाएगा उसमें से, मतलब 50,000 भी कमाएगा।
अब 50,000 पे उसका जो टैक्स बनेगा तो अनुमानित टैक्स निकाला कि 5% उसे ले लेना चाहिए। ऐसे ही रेंट पे अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी में रिपेयर मेंटेनेंस भी होते हैं, जो रेसिपिएंट है जिसको हम रेंट दे रहे हैं तो उसके भी काफी सारे खर्चे होते हैं, तो ज्यादा इनकम का पोर्शन नहीं होता, इसलिए 2% ही कटेगा। लेकिन जिससे हम बिल्डिंग ले रहे हैं तो बिल्डिंग में ज्यादातर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, तो अच्छा खासा अर्निंग उसको हो जाती है, जिसको हम रेंट दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए 10% है। लेकिन अगर 20,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा दे रहे हैं सिर्फ तभी टीडीएस काटना है। अगर 20,000 रुपये तक एक व्यक्ति को हम रेंट दे रहे हैं तो टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल सर्विस फ्री, फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस। तो पहले कभी ये दोनों अलग अलग नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अगर आप किसी टेक्निकल सर्विस पे, कोई आप टेक्निकल सर्विस लैब की सर्विस लेते हो, जैसे राइस एक्सपोर्टर्स होते हैं तो वो अपने राइस की वो करवाते हैं, क्वालिटी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो जो भी वो लैब वगैरह को पे करते हैं तो उस पर उन्होंने 2% टीडीएस काटना है। और पहले 10 ही हुआ करता थे लेकिन अब 2 काटना है। और प्रोफेशनल्स पे, यानी आपका कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, उनकी जो सर्विस आप लेते हो तो आपको 10% टीडीएस काटना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स का ज्यादा खर्चा नहीं होता तो उनका इनकम का पोर्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए टैक्स भी सरकार ने ज्यादा तय किया। और कब टैक्स काटना है, अगर उस प्रोफेशनल को आप 30,000 से ज्यादा पे कर रहे हो, चाहे वो टुकड़ों में पे कर रहे हो, यानी 15-15 हजार के 2 बिल से ज्यादा तीसरा बिल आ गया 1,000 का भी, तो पूरे 31,000 पे काटना है। अगर एक बिल ही 31,000 का तो पूरे 31 पे कटना है। तो अब आप सोचोगे कि पहले हम 2 बिल उसके 15-15 हजार रुपए के क्लियर कर चुके हैं, तो अब 1,000 का बिल और आ गया, तो अब 31,000 पे तो बनता है 3100 रुपए। लेकिन अब ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो आपको उससे बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा है 2100 रुपए तू और दे दे इस बार, ठीक है ना, मैंने गलती से पहले टीडीएस नहीं काटा था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो लिमिट है, जिसको हम थ्रेश होल्ड लिमिट भी बोलते हैं, एग्जाम्पशन लिमिट भी बोलते हैं, 30,000 रुपये पूरे साल की है प्रोफेशनल्स के लिए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स में 30,000 सिर्फ एक बिल की है और पूरे साल की तो 1 लाख है। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर अकाउंटेंट्स को रहती है। उसके बाद हम आ रहे हैं कि पेमेंट, ये जो नीचे वाली येलो हाईलाइटेड जो ट्रांजेक्शन लिखी है, ये हमारे आसपास सब पे ही होती है, मतलब नॉट जस्ट फॉर अकाउंटेंट। लाइक पीएफ ऑफिस होता है, सरकार का होता है, तो पीएफ ऑफिस अगर हमें किसी एम्प्लॉय को, अब बेचारा एम्प्लॉय की दुर्दशा देखो कि पहले वो सैलरी जब लेता है तो सैलरी में से टीडीएस उसका कटता है, ठीक है जी। अब जब जब उसका सैलरी लेते टाइम टीडीएस, सॉरी, पीएफ कटा था, तो पीएफ जो उसका डिडक्शन हुआ था वो उस टाइम एग्जेम्पशन उसको मिल गई थी, तो इस वजह से अब जब वो पीएफ को वापस ले रहा है, लेकिन अगर वो 5 साल से पहले वापस ले रहा है, less than 5 years, ठीक है जी, तब टीडीएस कटता है। अगर 5 साल मेंटेन कर लिया तो गवर्नमेंट कहती है आपने सफिशिएंटली अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है, तो इसलिए हम आपका टीडीएस नहीं काटेंगे पीएफ पे। तो 5 साल से पहले ले रहा है और 50,000 से ज्यादा टीडीएस की, सॉरी, पीएफ की अमाउंट है, तो 10% टीडीएस उसका पीएफ ऑफिस काट लेगा। ऐसे ही अगर आप किसी से लॉटरी वगैरह में जीत जाते हैं, ठीक है जी, तो आपका 30% टीडीएस कटेगा, अगर आपको 10,000 से ज्यादा की लॉटरी लगी है तो। उसके बाद अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं 50 लाख से ऊपर की, तो आपको 1%, ये हम सब पे एप्लीकेबल होता है, यानी आप, मैं, कोई भी बिजनेस होना जरूरी नहीं है, तो उस केस में आपको 1% टीडीएस, यानी अगर आप 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको 60,000 रुपए टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला प्रोविजन बड़ा, आप समझिए कि हर एक इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन हर एक पे ना कह के यूं कह लो अमीरों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप ऐसा घर में रहते हैं जिसका किराया 50,000 से ज्यादा पर मंथ देते हैं, तो भले ही आपके पास टीडीएस के लिए 10 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं भी है, तब भी आप पेन के बेसिस पे, अपने पेन के बेसिस पे सामने वाले के पेन पे टीडीएस काट के 5% जमा करवा देंगे। आप जमा करवाते तो सरकार को है, लेकिन अगले वाले का पैन कोट कर देते हैं ताकि उसको, अगर उसका टैक्स नहीं बन रहा तो वो रिफंड ले पाए। ठीक है जी। अगला 194Q, ये अभी आया था आज से पहले या इस सेक्शन से पहले। हमेशा टीडीएस जो होता था वो सिर्फ सर्विसेज पे होता था, लेकिन गुड्स पे भी आ गया। तो 50 लाख से ऊपर की अगर आप परचेज करते हो एक वेंडर से, तो आपको 0.1% टीडीएस काटना है।
जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे, यानी आपने अगर 60 लाख का परचेज किया है तो 10 लाख पे ही 0.1 आपको काटना है, 50 लाख तक तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी। आगे आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन, क्या ऐसी भी कोई ट्रांजेक्शन हैं जिसपे टीडीएस ना काटना हो? तो हाँ जी, अगली ट्रांजेक्शन है जिसपे टीडीएस नहीं काटना, तो वो है अगर आप कोई गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करते हैं, या किसी ऐसी कॉरपोरेशन वगैरह को पेमेंट करते हैं जो गवर्नमेंट से संचालित हो रही हो, और आपको टीडीएस नहीं काटना। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ अकाउंटेंट्स के लिए, कि मेरे अकाउंटेंट भाई परेशान ना हो, उनके लिए, कि अगर आप मोबाइल चार्जेस वगैरह टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हो तो टीडीएस नहीं काटना। अगर आप एम्प्लॉय की कोई रिम्बर्समेंट कर रहे हो, यानी उनके ट्रैवल वगैरह के लिए एम्प्लॉयज रिम्बर्समेंट, तो उस पर आपने टीडीएस नहीं काटना। ठीक है जी। तो टीडीएस इन ट्रांजेक्शन पे नहीं काटना। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि टीडीएस जो डिडक्टर, डिडक्टर यानी हम अकाउंटेंट्स की अगर बात करें तो अकाउंटेंट को मैं बोल रहा हूँ उनकी कंपनी डिडक्टर हुई, तो डिडक्टर जब टीडीएस काट लेगा तो उस टीडीएस को उसे जमा भी करवाना है। तो वो जमा कब करवाना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक जो भी डिडक्शन होगी, चाहे वो 1 अप्रैल ले लो, मई ले लो, जून ले लो, 1 से लेके 30 तारीख तक जो भी आप टीडीएस काटेंगे, अगली 7 तारीख को 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप उसको डिपॉजिट करवा देंगे। दैट्स इट। लेकिन मार्च में ये जो डेट है, ये 30 दिन मिल जाते हैं 7 दिन के बजाय, क्योंकि मार्च में ज़्यादा बिल्स होते हैं, ज़्यादा प्रोविजंस वगैरह भी बनाने होते हैं। अकाउंटेंट्स को मैं बता दूं, जो आप प्रोविजन बनाते हैं अगर कुछ खर्चे का, जैसे कि ऑडिटर की फीस का प्रोविजन बनाते हैं आप, और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं जिनका प्रोविजन बनाते हैं, तो उन पे आपको टीडीएस काटना होता है। तो इसलिए प्रोविजंस पे भी ध्यान दें, तो इसीलिए ये दिन भी ज़्यादा दिए हैं। ऐसे ही रिटर्न जाती है क्वार्टरली, पेमेंट होती है मंथली, यानी 3 महीने की पेमेंट कर दी, उसके बाद हाँ जी पेमेंट होगी मंथली, जबकि रिटर्न जाएगी क्वार्टरली। तो Q1 में 3 महीने आए, अप्रैल मई जून, तो रिटर्न कब तक जाएगी? 31 जुलाई तक। हाँ, अब आप मंथ में मान लीजिए आप सारे टाइप का टीडीएस काटते हैं, तो 1 महीने में हो सकता है आप 5 टाइप का टीडीएस काटते हैं तो 5 चालान। अभी हम देखेंगे चालान कैसे जमा होता है। चालान बोलते हैं जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, यानी जब आप किसी सरकारी पेमेंट करते हो तो उसको चालान बोलते हैं। ऐसे ही रिटर्न किसको बोलते हैं? जब आप कोई ब्यौरा सबमिट करते हो तो उसको रिटर्न बोलते हैं। तो आपने 1 महीने में अगर 5 टीडीएस के चालान जमा कराए हैं तो टोटल 15 चालान हो गए। अब इन 15 चालान के अगेंस्ट हो सकता है 150 या 200 पार्टियां हो, तो उन सबका ब्यौरा आप देंगे टीडीएस रिटर्न में। ठीक है जी। जिसके लिए आपको 1 महीने का टाइम देता है, यानी 31 ऑफ नेक्स्ट, सॉरी 31 ऑफ मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर, यानी जब भी आपका क्वार्टर खत्म होता है उसके जस्ट अगले 1 महीने का आपको समय मिलता है रिटर्न सबमिट करने का। ठीक है जी। Q2 के लिए 31 अक्टूबर होगी, क्योंकि 30 सितंबर तक का क्वार्टर होता है। ठीक है जी। जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 31 जनवरी का। लेकिन मार्च में फिर से 1 महीने की बजाय 2 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि वही फिर से कि मार्च में काम ज़्यादा होता है, प्रोविजन वगैरह बनाने होते हैं, बुक्स क्लोज करनी होती है, तो इसलिए आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया, ताकि आप अपना प्रॉपरली कंप्लाइंस कर लें, और एक अकाउंटेंट ये इंश्योर कर ले कि उसके P&L अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं, क्या उन सब पे टीडीएस कट गया है, अगर नहीं कटा है तो वो काट के डिपॉजिट करवा दे। ठीक है जी। अब जो रिटर्न है उसके 2 फॉर्म है, एक तो सैलरी का 24Q और नॉन सैलरी का 26Q। ठीक है जी। इसके बारे में बस इतना ही जान लो भाई, फॉर्म के नाम है 24Q सैलरी के लिए, 26 नॉन सैलरी के लिए। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या है, टीडीएस की पेमेंट कैसे होगी? तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। पहली बात तो आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फॉर्म 49B आप NSDL पे
जाके डाउनलोड करके आप अपना कर सकते हैं या ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, आपको 10 मिल जाएगा बड़े इजीली। उसके बाद पेमेंट के लिए आप कहाँ क्या चेक करेंगे, आप साइट पे विजिट करेंगे tin-nsdl.com, उस पे सर्विसेज की टैब दिखेगी आपको, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, सर्विसेज की टैब दिखेगी। सर्विसेज की टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ई पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है जी। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके सामने खुलेगी कुछ इस तरीके की, कि आपको चालान कई टाइप के दिखेंगे। ये 281, बस आपने टीडीएस के लिए याद रखना है, 281 आपने चालान फिल करना है। आगे और भी दूसरे चालान दिखेंगे लेकिन वो आपने अदर पर्पजेज के लिए हैं, इसलिए यहाँ पे टीडीएस के लिए 281 ही फिल करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो 281 चालान पूरा खुला आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपका डिडक्टी किस टाइप का है। तो ज़्यादातर डिडक्टी नॉन कंपनी होते हैं। अब कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी है उसका भी टीडीएस आपने काटा हो, तो आप टीडीएस के केस में अलग अलग चालान जमा करवाना चाहते हैं वो भी वेल एंड गुड है, वरना ये वाला इतना मैटर करता नहीं है, आप नॉन कंपनी को टिक करके सारा जमा करवा सकते हैं। उसके बाद टैक्स पेयर की क्या मतलब किस लेवल पे वो डिपॉजिट करवा रहा है, खुद से जमा करवा रहा है जो उसने काटा था, या ऑफिसर ने पकड़ा था, आप गलत काम कर रहे थे कि आप टीडीएस काट रहे थे जमा नहीं करवा रहे थे तो आप जमा करवा रहे हैं। तो ज्यादा ऑब्वियसली हम अपने साफ सुथरे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने काटा था, तो कोड नंबर 200 आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिख के दिया है, नेचर ऑफ पेमेंट बोलता है, सेक्शन के साथ नाम लिखा होता है 94C पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब आप देखिए यहां आपने देखा था सेक्शन कौन सा था कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 194 सी, 194 सी, जबकि यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, 94 सी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 100 को पता नहीं क्यों उड़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो आप बस इतना से याद रखें 194 सी इज इक्वल टू 94 सी, और 194 जे इज इक्वल टू 94 जे, 194 एच इज इक्वल टू 94 एच, ऐसे, ठीक है जी। तो 100 गायब हो गया। उसके बाद आप अपना मोड ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट कर लेंगे बैंक का नाम, बैंक नेट बैंकिंग, एंड देन सेलेक्ट कर लेंगे बैंक का नाम पक्का से, फिर आप अपना 10 नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर में फिर से वही बात आएगी कि यहाँ पे 1 साल अगला सेलेक्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो आएगा ब्लिंक करते हुए ब्लू कलर से, कि आप ध्यान दे लें अपने ईयर पे, आपने सेलेक्ट किया था, जो भी ईयर सेलेक्ट किया था, मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया था 23-24, तो उस पर आ जाएगा आपकी कंफर्मेशन के लिए कि आप 22-23 के लिए ही जमा करवा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है आप गलती कर दी हो आपने कुछ। तो भाई इतना ही कर सकती है गवर्नमेंट, इससे ज़्यादा अच्छी तो हो भी नहीं सकती, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद कोई स्टेप बचा नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि जैसे भी आप दूसरी कोई पेमेंट करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, बस आगे बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा और आप अपना टैक्स जमा कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ रहे हैं, देखिए ये फास्ट ट्रैक पे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से मोनोटोनस हो जाती है, तो इसलिए फटाफट हम ये स्टेप्स बता रहे हैं। अगर आपने फिर भी डिटेल में देखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मोनोटोनस हो जाती है वो, ठीक है जी। तो आगे हम बढ़ रहे हैं फाइलिंग पे, कि टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो ये भी वही सेम साइट पे आप जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ लिख रहे हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, यानी टीडीएस रिटर्न हम सिखा रहे हैं बिना सॉफ्टवेयर के, कि हम एक तो सॉफ्टवेयर लेते हैं जो सीए लोग हैं, क्योंकि उनका तो रूटीन का काम है, मैं भी सीए हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सीए लोग जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटेक्स, कंप्यूटेक्स में ही, कंप्यूटेक्स तो कंपनी का नाम है, कंप्यू टीडीएस करके आता है उनका सॉफ्टवेयर, वेब टीडीएस। अब ये दो बड़े नाम हैं, और भी हैं क्लियर टेक्स वगैरह, ठीक है जी। अब इनके सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, थोड़े से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, बट अगर हमें फ्री में करना है तो ये यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है, और सॉफ्टवेयर से बेटर लगी मुझे, आप देखेंगे आपको भी बेटर लगेगी। जैसे कि
आप क्या करेंगे, NSDL की साइट पे जाएंगे। NSDL की साइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, NSDL की साइट पे जाके आप डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास ETDS रिटर्न का ऑप्शन आएगा, फिर क्वार्टरली रिटर्न्स का ऑप्शन आएगा, और फिर आप रेगुलर रिटर्न्स यानी क्या आपने करेक्शन रिवाइज कर रहे हो रिटर्न या रेगुलर, तो हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। हालांकि ये प्राइमा फेसी नहीं आएगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, जिसमें नीचे जब तक आप ये यूटिलिटी वाले पोर्शन पे ना पहुंचे स्क्रॉल कर लें, और आपके सामने ये यूटिलिटी का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, RPU बोलते हैं इसको, इसीलिए रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ठीक है जी, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल, जिसको आप किसी फोल्डर में सेव कर लें और अनजिप कर लें। ठीक है जी, तो आप जब अनजिप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ काफी सारी फाइल्स वाला एक फोल्डर खुलेगा अनजिप करने के बाद, जिसको मैं तो आपको सजेशन दूंगा साइज के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर लें उसको। और जो सबसे बड़े साइज वाली फाइल होगी, जिसका नाम होगा TDS_RPU, और वर्जन तो अलग अलग हो सकता है इसलिए इस पे ना जाएं, तो ये सबसे बड़े साइज वाली जो फाइल होगी ये आपकी यूटिलिटी होगी, और जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, जिसमें आपने बड़ा ही सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आप क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, जो कि बड़ी कॉमन सी बात है। रेगुलर रिटर्न यानी आप रिवाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल पहली बार रिटर्न भर रहे हैं, तो आप रेगुलर पे क्लिक कर देंगे और क्लिक टू कंटिन्यू कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी कुछ शीट्स आ रही हैं, जो कि पहली शीट होगी फॉर्म यानी डिडक्टर की कंप्लीट डिटेल होगी, उसका 10 नंबर, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, मेन तो वही फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है असेसमेंट ईयर ना बोल के, तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका क्वार्टर इनेबल हो जाएगा, क्वार्टर भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच का नाम आप कंफ्यूज ना हो कि ब्रांच में आपने क्या डालना है, तो आप अगर आपकी कोई ब्रांच नहीं है तो आप HO डाल देंगे, वरना ब्रांच का नाम डाल देंगे, दिल्ली मुंबई जो भी आपकी ब्रांच होगी। ठीक है जी, और उसके बाद सारी डिटेल फिल होने के बाद आप अपनी नेक्स्ट शीट पे मूव कर जाएंगे। इस वाले पोर्शन में आपने ये भी देखना है कि जो पुरानी रिटर्न है, अच्छा एक ये आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर डालना है, ये मैंडेटरी है, ऑल्दो स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ओके, पुरानी रिटर्न का भी इसमें नीचे ऑप्शन होता है कि पुरानी रिटर्न का रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है आपको। ठीक है जी, वो भी आप डाल देंगे। उसके बाद हमारे सामने हम जब दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे यानी चलान्स वाली पे, तो चलान वाली जो दूसरी शीट है हमारी, उस पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन होगा ऐड रोज का। तो आप उतनी ही रोज ऐड करें जितने आपके चलान है, क्योंकि एक्स्ट्रा रोज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फील होगा कि आपने रो खाली छोड़ दी है। तो जितनी चलान है, यानी 3 चलान है तो 3, 5 चलान है तो 5, तो मान लीजिए 3 चलान है आपके, तो आपने 3 मेंशन कर दिया तो 3 रोज क्रिएट हो जाएंगी। तो उसमें जो जो एरिया जैसे डार्क में होंगे वो आपने फिल नहीं करने, सॉरी ये वाला नहीं काटना था मैंने, जो जो डार्क में होंगे सॉरी, हाँ, वो आपने फिल नहीं करने, ये वाले, और जो जो लाइट कलर में होंगे ये फिल करने हैं, और मैंडेटरीली करने हैं, ये याद रखें। ठीक है जी, चालान नंबर, सीरियल नंबर यानी BSR कोड, और डेट ऑफ चालान, ये सब चीज़ें आपने फिल करनी है। टैक्स की अमाउंट, इंटरेस्ट अगर उसमें इंटरेस्ट भी जब डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट की अमाउंट अलग से मेंशन कर देंगे, और जो अमाउंट्स नहीं भी हैं तो उनको जीरो आप टाइप कर देंगे। आप आलस ना करें, वरना वो आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बाद चालान की डिटेल जो आपने फिल करी है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, आपके लिए भी बढ़िया ही होगा। आप ओल्टास की साइट पे फिर से वही tin-nsdl.com पे जाएं, और वहां पे सर्विसेज के टैब पे जाएं। सर्विसेज के टैब में आप चालान स्टेटस पे जाएं। चालान स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा 10 बेस्ड चालान, यानी आपने 10 के आधार पे चालान जमा किया होगा, वो आप क्लिक कर दें। 10 बेस्ड पे जाने के बाद आप सॉरी 10 बेस्ड पे क्लिक करने के बाद आपको 10 डालना है अपना, और पीरियड डालना है। सपोज हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 1, तो क्वार्टर 1 में आप पीरियड क्या डालेंगे, ऑब्वियसली आपने अप्रैल में जो टैक्स जमा किया होगा
वो मार्च का किया होगा, तो 1 अप्रैल से डालने की जरूरत मेरे को नहीं लगता कि है, क्योंकि वो मार्च वाले चालान भी ले लेगा। तो आप 1 मई से लेकर क्या डाल दें, 7 जुलाई, 7 जुलाई। तो आपने इन इस दौरान आपने अप्रैल मई जून के चालान जमा किए होंगे, तो वो डाल देंगे। तो जितने भी चालान आपके सामने होंगे, आप इस व्यू चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। और फिर आपके पास ऑप्शन ये नीचे आएगा, डाउनलोड चालान फाइल, तो वो आप डाउनलोड कर लें, जिसका नाम लास्ट में होगा .cs तो ये एक फाइल जनरेट कर लेंगे आप, इसका भी यूज है आगे मैं बता दूंगा। तो ये आप किसी फोल्डर में सेव कर लें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शीट नंबर 3, डिडक्टिव डिटेल्स। डिडक्टिव डिटेल्स में जब आप देखेंगे, वही फिर से खाली एरिया मिलेगा, तो आपने रोज ऐड करनी है। ऐड रो पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपने जितने चालान ऐड किए हैं पीछे वाली शीट में, 1 2 3 4 5 जितने भी चालान हैं आपके, उनके सामने ये पूछेगा इस वाले चालान के अगेंस्ट कितने डिडक्टिव थे। यानी एक चालान में आपने कितने लोगों का टैक्स काटा था, वो नंबर लिखना है आपने। इस चालान में 4 लोग थे, इसमें 5 थे, इसमें 2 ही थे, इसमें एक ही था, या जैसे भी था। तो उतनी ही रोज आप ऐड करके ओके करें। अगर आपने एक्स्ट्रा रोज क्रिएट कर ली, तो आपको डिलीट करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उस हैसल से बचने के लिए आप ऐसा ना करें, एक्स्ट्रा रो ना करें, अपनी एक्सेल में देख लें। हाँ, ये बात आप याद रखें, यहाँ भी डार्क वाला एरिया नहीं फिल करना, लाइट वाला एरिया फिल करना है। और ये इस यूटिलिटी की बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि पेड सॉफ्टवेयर में तो चलो एक्सेल से रिटर्न बन भी जाती है, जिसको काफी सारे लोग यूज भी नहीं करते। यहाँ पे आप एक्सेल में इसी फॉर्मेट में, बस यहाँ फॉर्मेट वही, सेक्शन का फॉर्मेट अलग है कि 194 सी को वो 94 सी बोलेगा, 194 जे को वो 94 जे बोलेगा। तो उसी फॉर्मेट में आप एक्सेल में पूरी डिटेल बना लें, और सिर्फ यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, दैट्स इट। और उसके बाद एक बात आप ध्यान रखें, जिस बॉक्स में अमाउंट जीरो हो, वहां जीरो आपने लिखना है, इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट, एरर दिखा देगा। और दूसरा ध्यान रखें कि वैसे तो मैं बोल रहा हूँ लाइट कलर वाले सारे डिब्बे भरने हैं, सारे बॉक्सेस फिल करने हैं, लेकिन ये कुछ रिमार्क्स हो गया, सर्टिफिकेट नंबर हो गया, ये है स्पेशल केसेस में। यानी आपको रिमार्क्स देना है कि अगर आपने टीडीएस कम काटा है किसी का, या किसी ने अगर पेन नहीं अगर जिसका आपने टीडीएस काट रहा है, उस व्यक्ति ने पेन नंबर नहीं दिया, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया, तो आपने 20% टीडीएस काटना है। ठीक है जी, तो वो 20% के लिए फिर आप लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे रिमार्क्स में कि हाँ भाई, पेन ना होने की वजह से मैंने हायर टीडीएस काटा। तो वो ऑप्शंस स्पेशल केसेस में है, जनरली आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिर्फ यही एरिया ऐसा है जिसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आपने शीट नंबर 1 2 3 फिल कर ली, और लास्ट वाली शीट इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो जब आपने सीटें 1 2 3 फिल कर ली, 1 ये थी, 2 ये थी चलान वाली, 3 डिडक्टिव डिटेल की थी, तो आप अब नीचे जो सारी शीट्स फिल करते टाइम ये सब में ही आएगा ये ऑप्शन, लेकिन जब सारी डिटेल फिल हो जाए तभी आपने क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ये छोटा पॉपअप दिखेगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन, आप वो जो सी एस आई फाइल आपने चलान वाली डाउनलोड करी थी, उसको टैग कर देना है, यानी वो वाला पाथ दे देना है। और आपने वो वाला पाथ दे देना है नंबर 3 पे, कि जहाँ पे आपने ये जो नई फाइल, ये यानी रिटर्न जो रेडी हो गई है आपकी, वो सेव करनी है। ठीक है जी, और जो रिटर्न की फाइल होती है फाइनल, उसको हम एफ यू वी फाइल बोलते हैं, जिसको जिप में कन्वर्ट करके आपने, या तो सॉरी, आप जब इसको भी पाथ दे देंगे, तो आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन ये कह लीजिए। ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फाइल जनरेट होगी। ठीक है ना, अगर कोई एरर होगा तो उस एरर को आप एलिमिनेट खत्म कर दें, कि भाई वो बोलेगा आपने कहीं पेन मिस कर दिया, या कोई भी मिसिंग फिगर है, तो वो एरर दे देगा। एरर को एलिमिनेट करने के बाद आपकी फाइनली एफ यू वी फाइल और फॉर्म 27A जो रेडी होगा, आपने उसके बाद क्या करना होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एनएसडीएल के ऑफिस में पेन ड्राइव में या ईमेल के थ्रू जिप फाइल को भेज दें, एफयूवी फाइल को। ठीक है जी, या आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे, अब यहाँ जो कैच है वो थोड़ा सा ये है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके
बड़ी ही शानदार बात है ये कि आप काम तो किसका कर रहे हैं, टीडीएस का, जिसकी साइट अपने आप में स्पेशल है, ट्रेसेज। ठीक है जी। या आप जो अभी देखते आ रहे हो tin-nsdl.com, लेकिन फाइनली ये अपने वाली पे आ जाता है कि इनकम टैक्स का ही वर्जन है टीडीएस। तो इसलिए वो कहता है कि आप अपलोड खुद ने करनी है अगर आपने, तो आप इनकम टैक्स के जो नॉर्मल पोर्टल है जिस पे आप आईटीआर फाइल करते हो वहां जाएंगे, वहां जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे, 10 को यूजर आईडी मानेंगे, 10 नंबर को, टीडीएस वाला जो नंबर होता है, और पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो। 10 से लॉगिन करना है, पेन से लॉगिन नहीं करना। पेन से लॉगिन करोगे तो आईटीआर वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, 10 से लॉगिन करोगे तो टीडीएस रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाओगे, जहां पे आपने अपलोड रिटर्न का ऑप्शन आएगा तो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद जब आप डिजिटल सिग्नेचर डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगाने के लिए कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपके डीएससी रजिस्टर ना हो, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन में भी एक कैच है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, पहले जो आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन ले, ऑथोराइज सिग्नेटरी के पर्सनल लॉगिन में, पर्सनल इनकम टैक्स का लॉगिन करना है उसका, और उसमें वो अपना जिस डीएससी को आप इस रिटर्न पे लगाना चाह रहे हो उसको रजिस्टर करेगा। अब ऑथोराइज सिग्नेटरी कई बार डर जाता है कंपनी के केस में या फर्म्स के केस में, वो बोलता है यार मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाएगी। देखो टीडीएस में है थोड़ा सा ये कैच कि आप ऑथोराइज हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन इतना भी डरने वाली बात नहीं है कि आप कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, आप अपना रजिस्टर करवा दीजिए। तो आप जब अपने आप अपने पर्सनल, हालांकि जब उसकी पर्सनल की बात आती है तो वो ज्यादा डर जाता है। पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, पहले पोर्टल पे, हमारे कंपनी वाले पोर्टल पे डीएससी रजिस्टर हो जाते थे ऑथराइज वाले के। लेकिन अब क्या बोलता है, वो पर्सनल पे जाके रजिस्टर करे ताकि उसको पता रहे कि हाँ मेरा डीएससी यूज हो रहा है। फिर वो हमारे जो कंपनी का जो इन आईटी पोर्टल है जहाँ पे हमने रिटर्न को अपलोड करना है, वहां पे वो ऑटोमेटिकली मैप दिखाएगा कि ऑथराइज सिग्नेटरी रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है जी। वहां भी आप लिंक कर देंगे उसके डीएससी को, और अब आप लगा देंगे। डीएससी में प्रॉब्लम आए तो एक यूटिलिटी और है ईएम साइनर, डीएससी के लिए होती है ये डाउनलोड कर लेंगे, वो तो आपके ऑप्शन वहीं दिखा देगा कि अगर आपके पास ये यूटिलिटी नहीं है तो आप डाउनलोड कर ले। ठीक है जी। अब आगे बढ़ रहे हैं कि जब आपने टीडीएस काट लिया, जमा करा दिया, रिटर्न दे दी, उसके बाद सामने वाला फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको पता है ये टीडीएस की बड़ी कंपनियों में तो प्रोफाइल होती है टीडीएस रिटर्न भरने के लिए, टीडीएस डिपॉजिट करवाना, फिर उसको फाइल करना, और फिर उसके बाद फॉर्म्स फॉर्म्स को डाउनलोड करके देना। ये एक लंबा चौड़ा टास्क है कंपनी के संदर्भ में अगर बात करें। आप सोचिए एक बड़ी कंपनी में हजारों ट्रांजेक्शन होती है, उन सब पे टीडीएस काटा जाता है, जमा कराया जाता है, फिर रिटर्न में उनकी डिटेल, और देन एक एक व्यक्ति का फॉर्म डाउनलोड। हालांकि वो बल्क में हो जाता है, लेकिन डाउनलोड करके उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ले भाई तेरा फॉर्म, ये फॉर्म ले ले। और सामने वाले को भी मैं यही राय दूंगा, अगर आपका टीडीएस कटता है, आप डिडक्टर ना होकर डिडक्टी हैं, तो आप अपना फॉर्म ले लें, क्योंकि टीडीएस रिटर्न कैन रिवाइज कैन रिवाइज एनी टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, प्लस एन नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी भी बार रिवाइज कर सकता है। तो आपका अभी तो टीडीएस आपका उसने काट के जमा करा दिया, आपके 26 एस में आ गया, लेकिन बाद में उसने अगर रिटर्न रिवाइज कर दी तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वो पैसे मांगने लग जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को निसहाय फील करेंगे कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे को तो ये पैसा देना पड़ेगा। तो आपको ना देना पड़े उसके लिए आप अपना पुख्ता सबूत रख लें कि फॉर्म 16 या 16A ले लें उससे। 16 होता है सैलरी के लिए, 16A होता है, 16 होता है सैलरी के लिए, यानी जिसकी सैलरी पे टीडीएस कटता है उसको 16 मिलता है।
16A होता है नॉन सैलरी के लिए, नॉन सैलरी के लिए, ठीक है जी। तो आप अपना सर्टिफिकेट लेके अपनी दराज में रख लें संभाल के। उसके बाद पॉइंट आता है कि टीडीएस कट गया हमारा, तो उसको वापस कैसे ले। अब वापस लेने की बात यह है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वापस ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में मिलेगा, लेकिन अगर आपका टीडीएस सैलरी पे मैं बात करूं, तो सैलरी पे आपकी एक सिचुएशन खड़ी होती है कि आपने होम लोन ले रखा है, आपका ओन्ड हाउस है, ओन्ड हाउस, और आपने होम लोन ले रखा है। अब होम लोन में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो इंटरेस्ट और एक रीपेमेंट। तो दोनों की ही गवर्नमेंट कितनी अच्छी है कि दोनों की ही हमें क्या देती है, डिडक्शन देती है, इसकी सेक्शन 24B में और इसकी 80C में, ठीक है जी। तो दोनों की डिडक्शन मिलती है। अब लेकिन ये जो होम लोन है आपका दूसरी सिटी में है, आप रेंट पे भी रहते हैं, तो कंपनी हो सकता है आपको दोनों का बेनिफिट ना देके आपका टीडीएस ज़्यादा काट ले। तो ऐसे में आप अपना साफ सुथरे ढंग से अपना रिफंड जो है ले सकते हैं। आपका सपोज आपकी सैलरी बनी 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी, जिसमें से आपका रेंट की डिडक्शन उसने तो नहीं दी थी। आप अगर आपकी सैलरी में एचआरए है, तो एचआरए के अकॉर्डिंग जो भी डिडक्शन बनती है, सपोज आपका रेंट जा रहा है 20,000 रुपये महीना, तो 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिली, तो आपकी 6 लाख पे जो टैक्स बनेगा। अब पहले उसने तो टीडीएस काट लिया था 7 लाख पे, सपोज 70,000 रुपये, 6 लाख पे बना 60,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे, ये बात तय है। तो जो कि जेन्युइन भी है। ये मैंने सैलरी का केस बताया। अदर्स के केस में क्या होगा, आपका बैंक ने एफडी पे इंटरेस्ट काट लिया, एफडी पे जो इंटरेस्ट था, सॉरी, उस पे टीडीएस काट लिया 10%, ठीक है जी। लेकिन आपकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम कम बनती है 5 लाख से, तो आपका टैक्स नील बनता है। तो आपने जो भी टीडीएस कटा है वो आप रिफंड ले सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, कुछ क्या सारी बड़ी कंपनियां ही टीडीएस तो ऑब्वियसली कंप्लाई करती है अपना प्रोविजन। तो ओला हो गई, ओला के ड्राइवर हो गए, उबर के ड्राइवर हो गए। अब उन बेचारों को क्या, उनको कंपनी जो पैसा देती है ड्राइवर को, सपोज साल भर में 10 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख रुपए पे 10,000 रुपये टीडीएस काट लिया, ठीक है। अब 10 लाख में से ड्राइवर ने कितना कमाया, उसने बेचारे ने 3 लाख 4 लाख कमाया होगा, 4 लाख रुपए प्रॉफिट है, ये टोटल रिवेन्यू है, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पे टैक्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो जो टीडीएस उसका कटा हुआ है उसको वो रिफंड ले सकता है। तो ऐसे ही आप भी देखें, आपका कोई इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कट रहा है, जैसे भी आपका अगर कोई टीडीएस कट रहा है तो आप अपना रिफंड ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मेरा ऐसे टीडीएस कट रहा है तो मैं कैसे रिफंड लूँ। अगर आपका रीजनेबली रिफंड बनेगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आता है कि आपको पहली बात तो, इफ एज पर स्लैब रेट और इनकम टैक्स रेट के हिसाब से आपका एक्चुअल टैक्स कम है टीडीएस से, तो आप अपनी आईटीआर फाइल करें और रिफंड ले लें। और आईटीआर तो मैं ये सजेशन देता हूँ कि आईटीआर आपको हमेशा फाइल करनी चाहिए, ताकि लोन वगैरह लेने में भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो ये कुछ आपके तरीके हैं टैक्स बचाने के। जैसे आप पीपीएफ में जमा कराएं, एक अकाउंट खुलता है बैंक में, वहाँ पैसे जमा कराएं, 5 साल की एफडी करा दें तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस करवाएं, होम लोन के इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है। अगर आपके घर में कोई डिसेबल है तो आप अपनी डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। अगला हमारा टॉपिक है लास्ट, कि टीडीएस ना कटे उसका कोई सोल्यूशन है क्या। तो यस, बैंक के केस में, पीएफ डिपार्टमेंट के केस में, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है, यानी आपका पीएफ का पैसा है 2 लाख रुपया, लेकिन आप अभी बेरोजगार हैं, 2 लाख के अलावा आपकी कोई इनकम ही नहीं है, तो आप एक सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15G, जिसमें आप लिख सकते हैं कि जी मेरा ये ब्यौरा है और मेरी एक्सपेक्टेड इनकम 2 लाख ही रुपए रहेगी,
तो इसलिए आप मेरा टीडीएस ना काटें। तो ऐसे में पीएफ ऑफिस आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ऐसे 15H भी बस 15H बुजुर्गों के लिए है और ये नॉर्मल लोगों के लिए है, 60 साल से कम वालों के लिए। तो बैंक में भी आप ऐसे ही जो आपका एफडी का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस ना कटे, उसके लिए आप 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरा टीडीएस ना कटे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो गया। होपफुली आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ये बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपने जानना है, इंश्योरेंस ऑप्शंस कितने होते हैं, इंश्योरेंस किस टाइप के करवाना चाहिए आपको, उसके बारे में जानना है, तो स्टडी विद सी दीपक को आप सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। नमस्कार, बाय बाय।